स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा लास्ट लेक्चर आज फेज इक्विलिब्रियम का, जिसमें हम टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फेज रूल इक्वेशन फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम। तो फेज रूल की इक्वेशन इसमें क्या होगी आपकी, सी माइनस पी प्लस टू। यहाँ पर सी क्या है, कंपोनेंट आपका सिस्टम का, और पी क्या आपका फेज, जो भी आपके कंपोनेंट के जितने उसमें प्रेजेंट है वो चीज़ आपकी, प्लस में टू। तो इस तरह से टू कंपोनेंट सिस्टम में ये इक्वेशन किस तरह से बन जाएगी, फोर माइनस पी बन जाएगी। कंपोनेंट यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, यहाँ पर फोर माइनस पी का आपका आ जाएगा। सिंस द मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस इन अ सिस्टम इज वन, दैट इज पी इज इक्वल टू वन होगा आपका, तो उसको भी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए आपका। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर टू माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, थ्री आ गया। तो इस तरह से आपके जो फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये क्या आ गई आपकी, थ्री आ गई। इन अदर वर्ड्स थ्री वेरिएबल्स आपके होंगे इसमें, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन एक सिस्टम की, जिसे हम डिफाइन करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे, जिससे हमारा सिस्टम बताया जा सकता है। तो एक थ्री डायमेंशनल मॉडल रिक्वायर होगा, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन हम प्लॉट करेंगे। तो फिगर 4 जो है आपकी यहाँ पर ये दिखाई गई है तीनों के तीनों वेरिएबल के लिए। तो एक वेरिएबल क्या है आपका, टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर, तीसरा आपकी कंसंट्रेशन। तो ये प्लॉट की गई है, इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा, थ्री डायमेंशनल मॉडल आपका बन जाएगा। और ये रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है रिप्रेजेंट करना आपके तीनों वेरिएबल्स को ग्राफ पे। तो इस करके हम दो दो को करेंगे और थर्ड को अलोंग लेकर चलेंगे, लाइक कांस्टेंट लेकर चलेंगे। तो इस तरह से आपका ये क्या बनेगा, आपका फेज डायग्राम इस तरह से, प्रेशर टेम्परेचर का, टेम्परेचर कंपोजिशन का और कंपोजिशन प्रेशर का। तो इस तरह से अब लेकर चलते हैं, एक को हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे। ये देखिए आपका इस तरह से बनेगा टू डायमेंशनल डायग्राम फॉर टू कंपोनेंट सिस्टम। आपका इस तरह से टी कांस्टेंट है तो प्रेशर और आपका कंपोनेंट में इस तरह से बन जाएगा, टेम्परेचर और कंपोजिशन लेने तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, इस तरह से तीसरा बन जाएगा। तो ये जो डायग्राम है टू कांस्टेंट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, उसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल बोलेंगे। जिसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट लेकर चल रहे वो आइसोबारिक हो गया, और आपका जो कांस्टेंट कंपोजिशन है उसको क्या बोलेंगे, आइसोप्लीथल डायग्राम। तो इस तरह से ये वाले टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट आपकी। रिड्यूस्ड फेज रूल क्या होता है, अब ये पढ़ते हैं। दो कंपोनेंट का सिस्टम अगर हम लेकर चलते हैं, जिसमें आपका लिक्विड और सॉलिड फेज हो, तो जो स्मॉल चेंज आएगा टेम्परेचर और प्रेशर में आपका, जो स्मॉल चेंज आएगा प्रेशर में, वो क्या होगा, उसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पे। तो ऐसे सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस सिस्टम बोलते हैं। ये कौन सा सिस्टम है, टू कंपोनेंट सिस्टम हैविंग ओनली सॉलिड एंड लिक्विड फेज, और स्मॉल चेंज अगर हम प्रेशर में करते हैं तो नेग्लिजिबल इफेक्ट पड़ता है उसके इक्विलिब्रियम पे। तो जो मेजरमेंट होती है टेम्परेचर की और कंसंट्रेशन की एक कंडेंस सिस्टम में, वो किस तरह से कैरिड आउट होती है, आपके 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कैरिड आउट होती है। विद दिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कंडेंस सिस्टम की, वो रिड्यूस हो जाती है 1 तक। तो आपका जो टू कंपोनेंट सिस्टम है, रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो किस तरह से लिखा जाता है, एफ डैश इज इक्वल टू टू माइनस पी प्लस वन। तो ये क्या आ गया आपका, थ्री माइनस थ्री। तो यहाँ पर जो एफ डैश है आपका, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके रिप्रेजेंट कर रहा है, इन विच आपके जो सिस्टम है पोजेस करे एडिशन टू प्रेशर आपका। तो इस तरह से ये रिड्यूस्ड फेज रूल था आपका, इक्वेशन थी आपकी। अब आगे आता है आपका टाइप्स ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम इन्वॉल्विंग सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो देखिए दो कंपोनेंट सिस्टम लेकर चलेंगे, टू कंपोनेंट सिस्टम लेकर चलेंगे, जिसमें आपका सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा, जिन्हें हम टू डिफरेंट टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और वो किस पे बेस्ड होंगे, उनकी मिसिबिलिटी पर और आपकी जो सॉलिड का जो नेचर है उस पर, सेपरेटिंग फ्रॉम द सोल्यूशन। तो इन सिस्टम्स के अंदर कंपोनेंट जो होते हैं कंप्लीटली मिसिबल होते हैं लिक्विड फेज के अंदर। तो आपका टू कंपोनेंट सिस्टम जिसमें सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आपका एग्जिस्ट करता हो, इन्वॉल्व करता हो, इसमें फर्स्ट टाइप आपका आता है यूटेक्टिक सिस्टम। तो आपका यूटेक्टिक जो होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है, एक लिक्विड मिक्सचर होता है टू कंपोनेंट्स का, जिसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है अगर हम कंपेयर करें अदर लिक्विड मिक्सचर के साथ। और अगर हम उसको कूल करते हैं ऐसे मिक्सचर को, तो जो दोनों कंपोनेंट है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉलिड फेज में। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर लेड सिल्वर, KI वाटर, बिस्मिथ कैडमियम सिस्टम एक्सेट्रा। तो इस तरह से एक सिस्टम जिसमें आपके दो कंपोनेंट एक कंपाउंड फॉर्म ना करे और दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या हो, मिसिबल हो मोल्टन स्टेट में, बट जो उनके सॉलिड फॉर्म होते हैं कंपोनेंट की वो म्यूचुअली
क्या हो, सॉल्युबल हो। तो इस तरह के आपका ये क्या हो गया, यूटैक्टिक सिस्टम हो गया आपका। अब देखिए सेकंड है, यहाँ पर बताया गया है, इसमें क्या है, जो दो कंपोनेंट है वो रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो देखिए जो आपका सॉलिड कंपाउंड है, जब वो मेल्ट हो जाता है अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, और वो क्या देता है, लिक्विड फेज दे देता है एक आइडेंटिकल कंपोजिशन का। तो जो कंपाउंड इस तरह के होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि FeCl3 वाटर सिस्टम हो गया, या फिर मैग्नीशियम जिंक सिस्टम हो गया आपका। ऐसे सिस्टम में आपके जो कंपोनेंट वो रिएक्ट करते हैं सॉलिड कंपाउंड के साथ, जो कि स्टेबल होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, और ऐसे इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो इस तरह से आपका ये सेकंड टाइप था। अब देखिए थर्ड टाइप, इसमें क्या बताया गया है आपका, इन विच कंपोनेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड विद इन कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको हीट करने पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही, और ये आपका क्या बनाते हैं, एक सॉलिड फेज बनाते हैं, एक नया सॉलिड फेज बनाते हैं, और एक सॉल्यूशन बनाते हैं डिफरेंट कॉम्पोजिशन का, जो कि पहले आपके सॉलिड फेज में नहीं थे। देखिए दोबारा बताती हूँ, ऐसा कंपोनेंट आप जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है पहले ही अपने मेल्टिंग पॉइंट से, और एक न्यू सॉलिड फेज में चला जाता है अपने सॉल्यूशन के साथ, हैविंग डिफरेंट कॉम्पोजिशन देन दैट ऑफ सॉलिड फेज। तो इस तरह से जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन या फिर पेरिटैक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। एक कंपाउंड जब क्या करता है, ऐसे रिएक्शन के अंदर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एक बार और बताती हूँ, ये सिस्टम में क्या होता है, दो कंपोनेंट रिएक्ट करते हैं एक सॉलिड कंपोनेंट के लिए, जो कि पहले स्टेबल नहीं होते, अपने मेल्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए ये क्या करते हैं, दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब फॉर्म हो जाता है, एक न्यू कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह से मतलब इसका सिस्टम चलता है आपका। When a solid compound decomposes before attaining its melting point, it is said to have incongruent melting point. तो इस तरह से ये थर्ड टाइप थी। अब आगे आता है आपका सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम। देखिए सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम में आपका ये वाला डायग्राम बनता है, ये क्या है, फेज डायग्राम है आपका सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम का। यहाँ पर अपने क्या किया है, दो कंपोनेंट ले लिए A और B, जो कि कंप्लीटेबल मिसिबल है अपने लिक्विड स्टेट में, बट जो सॉलिड फॉर्म्स है इन दोनों कंपोनेंट की वो म्यूचुअली सोल्यूबल नहीं है, दे आर नॉट म्यूचुअली सोल्यूबल। दस जो आपका सॉल्यूशन है, जब उसे हम कूल करते हैं, इनका जो सॉल्यूशन बनता है जब उसको कूल करते हैं, जो प्योर कंपोनेंट आपके A और B हैं ये क्या होते हैं, ये सेपरेट आउट हो जाते हैं सॉलिड के अंदर। ठीक है, मतलब क्या किया, पहले दोनों को क्या किया, कंप्लीटली मतलब एक तरीके से मिक्स करने की कोशिश करी, बट जब अब इनको सोल्यूशन को, जो इनका सोल्यूशन बनता है ये क्या होता है, जब ये कूल करते हैं तो जो कंपोनेंट A और B है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं अपने अपने सॉलिड स्टेट के अंदर। तो इस डायग्राम में जो पॉइंट A है, ये जो आपका पॉइंट A है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट A, और जो आपका पॉइंट B है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट B। तो ये आपके जो OA और BO जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेरियस मिक्सचर ऑफ A एंड B। मतलब ये जो आपस में जो बनाते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, अपना सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बता रखे हैं कि किस तरह से ये किस किस फेज में कन्वर्ट होता है, क्या क्या करता है। तो जो कर्व AO है वो क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए पॉइंट पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है कंपोनेंट A का वो शो कर रहा है, और AO कर्व क्या बता रहा है आपका, कि जैसे जैसे हम एडिशन कर रहे हैं B की, जो A है यहाँ पर जब हम B का एडिशन कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे जाता जा रहा है अलोंग द कर्व AO। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जब ये लिक्विड में आ जाता है तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है कि जैसे जैसे हम इसको कूल करेंगे उसके बाद आपका जो सॉलिड A है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इस कर्व के अलोंग जो सॉलिड A है आपका वो इक्विलिब्रियम में है लिक्विड B के साथ। यहाँ पर दो फेज बताए गए हैं, सॉलिड A और आपका लिक्विड सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पर बताया गया ना, लिक्विड सॉलिड A प्लस लिक्विड। पर यहाँ पर जो आपका पॉइंट O है ये क्या है,
एट एनी पॉइंट ए और ओ के बीच में जब भी हम इसको कूल करेंगे आपका ये क्या हो जाएगा, ए सेपरेट आउट हो जाएगा, यानी सॉलिड सॉल्यूशन से अलग निकल जाएगा। तो इस तरह से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेटेड है रिड्यूस फेज में वो आपका क्या होगा, C - P+1। तो इस तरह से आपका यह आ जाएगा। कंपोनेंट क्या है आपके, दो कंपोनेंट है आपके, और आपके जो फेज है वो भी क्या है, दो है, लिक्विड और सॉलिड फेज आपका, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका यूनिवेरिएंट सिस्टम बन जाएगा। अब हम कर्व किसकी बात कर रहे हैं, ओ बी की बात कर रही है, जो ये वाला कर्व है ना ओ बी की बात कर रही है। ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है, आपका बी का है। सेम इसमें जैसे था वैसे ही आपका यहाँ पर भी होगा। जैसे जैसे आपका जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बी, तो कर्व जो इसका फोल है, ये जो ये है यहाँ पर, ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम ए के अमाउंट इसमें ऐड करेंगे, जो स्मॉल एडिशन है करेंगे ए का, तो ये इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। तो ये सॉलिड ए प्लस लिक्विड है आपका यहाँ पर, तो ये जैसे जैसे यहाँ पर आता जाएगा। इस कर्व पे अगर आप इसको कभी भी कूल करते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड सेपरेट आउट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से ये आपका क्या था, ये आपका कर्व था BO का, और ये सिस्टम आपका क्या है, यूनिवेरिएंट है। इसमें भी आपका सेम उसी तरह से F' = C - P+1 है। यहाँ पर C कंपोनेंट कितने, दो हैं, फेज कितने, दो हैं, तो ये क्या आपका इस तरह से यूनिवेरिएंट आ गया। एक आपका यूटेक्टिक पॉइंट बताया गया है। यूटेक्टिक पॉइंट आपका, आप मुझे डिफाइन भी करेंगे यूटेक्टिक पॉइंट आपको कौन सा होता है। तो कर्व आपके AO और BO जहाँ पर मिलते हैं, पॉइंट O, ये आपका जो O पॉइंट है ये क्या है आपका यूटेक्टिक पॉइंट है। इस पॉइंट पर क्या होता है, सॉलिड A और सॉलिड B एग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में अपने सॉल्यूशन के साथ। तो जो नंबर ऑफ फेजेस है इसमें कितने हो गए, 3 हो गए आपके, ठीक है। नंबर ऑफ फेजेस इज 3। बाय अप्लाइंग रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन आपके ये यहाँ पर क्या बन गया, F = C - P+1, ये क्या आ गया आपका 0 आ गया। यानी यूटेक्टिक पॉइंट पे इसका मतलब कहने का क्या है, जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 0, मतलब आपका जो रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन है वो क्या है, 0। तो देखिए यहाँ पर आपका यूटेक्टिक पॉइंट भी बताया गया है। तो आपका यूटेक्टिक पॉइंट क्या बताया गया है, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे जो आपका लिक्विड है, लिक्विड मेल्ट एग्जिस्ट कर सके। टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड यूटेक्टिक टेम्परेचर। और आपका जो कंपोजिशन है इस यूटेक्टिक पॉइंट पर वो क्या होगा, यूटेक्टिक कंपोजिशन होगा। और जो आपका एरिया है AOB कर्व के अबव, तो वो क्या शो कर रहा है आपका, रिप्रेजेंट कर रहा है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें कि आपकी वेरिंग कंपोजिशंस होंगी। तो जो सॉल्यूशन A और B है वो क्या है, होमोजीनियस है। तो इस करके फेज क्या होगा आपका 1 ही होगा। तो रिड्यूस फेज रूल आप अप्लाई कीजिए, तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका F = C - P+1, C क्या है आपका कंपोनेंट है, कंपोनेंट 2 है, फेज आपका 1 है, तो इस तरह से 2 आ जाएगा ये। इसके बाद जो लाइन है COD, वो जो यूटेक्टिक पॉइंट से आपके पास कर रही है, और जो एरिया है COD के नीचे उसमें आपका क्या बता रहा है कि यहाँ पर सॉलिड फेज है आपके, सॉलिड A और सॉलिड B के, ठीक है। तो फेज कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ से रिड्यूस्ड फेज इक्वेशन आपकी क्या हो गई, F = C - P+1, 2 - 2 + 1 = 1। दैट इज आपका जो कंडेंस सिस्टम है वो यूनिवेरिएंट है आपका। और ईच फेज में क्या होगी, फिक्स्ड होगा आपका कंपोजिशन, फिक्स्ड होगी ईच फेज की, और 1 वेरिएबल होगा वो क्या है, टेम्परेचर आपका। और एरिया जो AOC और BOD के अबव है वो आपका क्या बता रहा है, आपका जो आपका AOC एरिया है वो क्या बता रहा है, आपका जो सॉलिड A है वो प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में अपने लिक्विड फेज के साथ, जिसकी कंपोजिशन आपकी किस में लाई कर रही है, आपकी कर्व AO पर लाई कर रही है। सिमिलरली BOD की बात करते हैं आपके, तो उसमें जो सॉलिड B है वो किसके साथ एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम में लिक्विड फेज के साथ एग्जिस्ट करेगा। जो कंपोजिशन है उसकी वो वेरी करती है आपके कर्व BO के अलोंग। तो इस तरह से 2 फेज आपके प्रेजेंट हो गए, P = 2 हो गया। तो F = C - P+1 में आपका क्या आएगा, 2 - 2 + 1 = 1। तो ये क्या बता रहा है आपका कि ये सिस्टम क्या है, यूनिवेरिएंट है, ओनली 1 वेरिएबल है विच इज टेम्परेचर। तो इस तरह से ये आपका यूटेक्टिक, सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम था। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेचर कंपोजिशन फेज डायग्राम ऑफ 2 कंपोनेंट। तो इसमें सबसे पहले आता है थर्मल एनालिसिस मेथड, कूलिंग कर्व मेथड।
The shape of freezing point curve can be determined experimentally by thermal analysis. In this method, a number of mixtures of two components of different compositions are taken. इसमें क्या है आपका जो शेप है फ्रीजिंग पॉइंट कर्व की, जो हम अभी पीछे उसमें पढ़ रहे थे, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व था ना आपका इस तरह से और इस तरह से जो आपका वो कर्व था, तो उसको जो पढ़ रहे हैं वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करनी हो तो हम थर्मल एनालिसिस का आपका मेथड यूज़ करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, नंबर ऑफ मिक्सचर लेते हैं टू कंपोनेंट्स के डिफरेंट कॉम्पोजिशंस के। तो इस तरह से जो एक मिक्सचर, जो हर एक मिक्सचर हम ले रहे हैं उसको हीट किया जाता है अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ताकि एक होमोजेनियस लिक्विड तैयार कर सके। उसके बाद उसे कूल किया जाता है रेगुलेटेड रेट पर, और जो टेम्परेचर है उसके साथ प्लॉट किया जाता है फंक्शन ऑफ टाइम। जो कर्व है आपका, मतलब एक तरीके से जो ग्राफ है वो किसके बीच में प्लॉट होता है आपका, टेम्परेचर प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस तरह से आपका जो कूलिंग कर्व है दो सिस्टम के लिए वो आपका यहाँ पर आपका, एक मिनट, यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये रहा आपका टेम्परेचर और टाइम के साथ। तो यहाँ पर इस तरह से ये बताया गया है, मिक्सचर लिया गया है, ईच मिक्सचर को हीट किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट तक, उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा, तो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है आपका। तो यहाँ पर पॉइंट बी जो है आपका, ये क्या है, इस पर एक कंपोनेंट स्टार्ट करता है सेपरेट आउट होना। यहाँ पर जैसे जैसे हम उसको हीट कर रहे हैं तो आपका क्या होता जा रहा है, सॉलिडिफिकेशन होती जा रही है। तो जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन होती जाएगी, आपके जो मिक्सचर बनाया हमने उसमें जो कंपोनेंट थे वो आपके सेपरेट आउट होते जाएंगे सॉलिडिफिकेशन से। तो इस तरह से जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन होती जाएगी तो हमारी हीट ऑफ जो इवोल्यूशन ऑफ हीट है वो बढ़ती जाएगी, जिसे हम हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ही बोलते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो आपका रेट है कूल होने का, हमने हीट करने के बाद कूल होने के लिए भी तो छोड़ा था ना, तो वो जो कूल होने का जो रेट है वो डिक्रीज होता जाएगा आपके बी सी कर्व के अलोंग। तो जैसे जैसे आपका पॉइंट सी आएगा तो सेकेंड होल्ड पे आपका क्या होगा, जो आपके दोनों कंपोनेंट है वो क्रिस्टलाइज हो जाएंगे आपके मिक्सचर में। ठीक है, तो आपका सी क्या है, एक तरीके से यूटेक्टिक पॉइंट है कंपोजिशन के लिए हम जो लेकर चल रहे हैं। तो सी डी के अलोंग आपका क्या होगा, सॉलिड जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाई होएगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, और डी आपका कंप्लीटली सॉलिडिफाइड हो जाएगा इस तरह से अलोंग सी डी कर्व पे। जैसे हम जा रहे हैं सी से डी की तरफ, तो आपका जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इस तरह से आपका डी सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो सॉलिड मिक्सचर है वो कूल होएगा डी ई के अलोंग, ठीक है, विदाउट एनी ब्रेक। इसमें अब कोई भी आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा ए से बी, बी से सी से डी से ई तक आपका कूलिंग कर्व जाएगा टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए। और हम क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट कर्व डिटरमाइन कर रहे हैं आपका थर्मल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर को हमने हीट किया, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट से अबव उसके हीट किया, हिमोजीनियस आपका लिक्विड बना लिया, उसके बाद उसको कूल करने के लिए छोड़ा, और फिर उसने क्या किया, कूल होना स्टार्ट करा, तो सेपरेट आउट जो कंपोनेंट सेपरेट आउट होने स्टार्ट हुए उनके अलोंग आपका ए से बी से सी से डी से ई तक आपका कर्व जा रहा है वो बताए। तो इसकी कुछ लिमिटेशन भी है कूलिंग कर्व मेथड की, वो क्या है आपके, इनमें आपका जो सुपर कूलिंग होता है कई बार वो भी हो जाती है। तो सुपर कूलिंग तो हमें करनी नहीं है ना, जो आपके बी से सी तक जो जा रहा था, यहाँ पर तो आपके मतलब सॉलिडिफिकेशन में क्या जा रहा था, आपका हीट जो थी वो दोबारा से फॉर्म हो रही थी आपकी, जब सॉलिडिफिकेशन टेक प्लेस हो रहा था आपका। तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पर जो रेट है कूलिंग का वो डिक्रीज हो रहा था। पर अगर एकदम से सुपर कूलिंग हो जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कर्व तो बन ही नहीं पाएगा आपका इस तरह से। तो ये जो कर्व है ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसमें ये इस तरह से आपका चेंज आएगा, ये देखिए कर्व जो है आपका इस तरह से आ जाएगा अगर सुपर कूलिंग टेक प्लेस हो जाता है आपका। तो जो सॉलिड है वो सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे, और क्या होएगा, जो पॉइंट ये यहाँ पर पी डैश है ये इस तरह से कर्व आ जाएगा आपका। तो इस तरह से जो पी डैश है आपका, जो कर्व है, जो कूलिंग है आपकी जो प्लेस हो रही है
पी के अलोंग आपकी ये यहाँ से क्या दिखा रहा है कि ये एकदम से बहुत ज़्यादा जल्दी सुपर कूलिंग के लिए आपका यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जो टेम्परेचर है उसके बाद फिर अगेन से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर वो दिखाया गया है। फिर उसके बाद BC कर्व में यहाँ पे क्या दिखाया गया, कूलिंग दिखाई गई है, फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये। तो इस तरह से ये यहाँ पर लिमिटेशन बताई गई है कि कुछ लिक्विड्स के मिक्सचर में सुपर कूलिंग आती है तो कर्व पे क्या आपका इफेक्ट पड़ता है। और आपका क्या बताया गया, इन सम केसेस में सुपर कूलिंग नहीं होती, बट जो आपका यूटेक्टिक पॉइंट है वो लोकेट नहीं हो पाता आपका। ठीक है, आपका यूटेक्टिक पॉइंट कौन सा था बताइए मुझे। चलिए मैं बताती हूँ, आपका C है, यूटेक्टिक पॉइंट C है। ये भी आपका कई बार एक्यूरेटली लोकेटेड नहीं होता फेज डायग्राम में टू कंपोनेंट सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लिमिटेशंस हैं इसके कुछ। और कई बार क्या होता है, सॉलिड फॉर्म हो जाता है आपका फ्रीजिंग स्टिक्स टू द, ये यहाँ पर एक और बताया गया है। चलिए इसको भी पढ़ ही लेते। कई बार इस तरह से आपका जो सॉलिड फॉर्म होता है वो फ्रीजिंग स्टिक एक तरीके से थर्मोमीटर पर लग जाती है, जो कि करेक्ट टेम्परेचर नहीं बता पाती इक्विलिब्रियम का। तो इस तरह से टेम्परेचर रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी दिक्कत आ जाती है। अब देखिए नेक्स्ट मेथड आता है आपका थो मेल्ट मेथड। इस मेथड में क्या होता है, आपका एक सॉलिड मिक्सचर लिया जाता है टू कंपोनेंट का, जिसमें कंपोजिशन वेरी करती है। उसके जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसकी कंपोजिशन क्या करती है, वेरी करती है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर का हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं इस वाले मेथड से, वो बताया गया है। तो अब यहाँ पर फिगर 9 आपके आगे बताई जाएगी, जिसमें कंसीडर किया गया है सॉलिड कंपोनेंट A, B जिनकी कंपोजिशन Z है। और जैसे जैसे हम उसको हीट करेंगे स्लोली स्लोली तो आपका जो कर्व है वो किस तरह से जाएगा ये देखते हैं। ये भी आपका उसी की तरह सेम ही है, इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वही A में मतलब जैसे जैसे B मिक्स करने लगोगे तो इसका जो है इस तरह से कर्व आपका जाता जाएगा। जो यहाँ पर था वो यहाँ से यहाँ तक जाता जाएगा, लिक्विड और सॉलिड उसमें भी फेस करेगा। इस कर्व पे आपका भी वही है, सेम सॉलिडिफिकेशन कर देंगे तो आपका जो सॉलिड है वो A निकल जाएगा आपका। ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर। और वैसे ही सेम यहाँ से यहाँ तक का कर्व है आपका, ये वही सेम चीज़ है सारी की सारी। उसमें फ्रीजिंग पॉइंट था, इसमें ये मेल्टिंग पॉइंट का है ये। और किसके बीच में है, टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में, ये ज़रूर याद रखना है। तो इसको भी अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थो पॉइंट वाला भी कोई ज़्यादा है नहीं इसमें, बट इसमें थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ कि इस मेथड में आपके दो सॉलिड कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाता है डिफरेंट प्रपोर्शंस पे, ताकि आपका एक होमोजेनियस मिक्सचर हम बना सके, मेड बाय मेल्टिंग कूलिंग एंड ग्राइंडिंग। ये किस तरह से बनाया गया है आपका, बाय मेल्टिंग कूलिंग एंड ग्राइंडिंग। जो इसके जो कंपोनेंट है मिक्सचर के उनको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है एक वाइड कैपिलरी ट्यूब के अंदर। और आपका जो थो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर मेल्टिंग पॉइंट है वो डिटरमाइन किया जाता है। अ प्लॉट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन, ये क्या है आपका प्लॉट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस कंपोजिशन, वो कौन देता है आपका कर्व AD और DB। ये आपका फेज डायग्राम में ये क्या बताता है, मेल्टिंग पॉइंट आपका किस तरह से वेरी करता है कंपोजिशन के साथ, वो बताया गया है। तो जो CDF है आपका वो भी देख लो। जो CDF है आपका ये आपका क्या बता रहा है, जो थो पॉइंट है और जो कंपोजिशन है वो आपस में एक दूसरे के वर्सेस है। और ये लाइन क्या दे रहा है, CDF दे रहा है आपका। तो इस तरह से ये वाला आपका बनता है पूरा का पूरा थो मेथड। इसके बाद आता है आपका लेड सिल्वर सिस्टम, जो कि आपके इस चैप्टर का आखिरी एक तरीके से आर्टिकल है। देखिए ये सारे के सारे सेम है। अभी मैंने आपको जिस तरह से ये पिछले वाले पढ़ाए हैं आपके, जैसे ये वाला आपका सिस्टम था टू कंपोनेंट वाला, यूटेक्टिक वाला, सिंपल यूटेक्टिक वाला सिस्टम पढ़ाया था, ये सबके लिए है, जनरल है। तो इस तरह से उसी तरह से आप लेड सिल्वर सिस्टम अगर पढ़ते हैं वो भी आपका इसी तरह से आता है। आपका टू कंपोनेंट सिस्टम मैं पढ़ा चुकी हूँ, वाटर कंपोनेंट वाला पढ़ा चुकी हूँ। एक सिस्टम तो आप भी खुद करें। इसमें आपका क्या क्या मेन फीचर दिए गए डायग्राम के, कर्व AOB, आपका यूटेक्टिक पॉइंट और एरिया अबव AOB इस तरह से, और एरिया बिलो ये वाला और ये वाली चीज़ें आप खुद पढ़ेंगे। इस वाले में से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल जितना सारा पहले करवाया है वही है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके नीचे का कर्व उसके ऊपर का, और ये जो पॉइंट है यूटेक्टिक पॉइंट ये किस तरह से आपका बनता है।
तो इस तरह से आपका यहाँ पर फेज इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म हो जाता है और आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी पूरी हो जाती है। अब हम जो आगे करेंगे वो ऑर्गेनिक के चैप्टर करेंगे, देन आपके इनऑर्गेनिक के करेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे आपके तीनों बुक कंप्लीट हो जाएंगी। जो जो टॉपिक आपको बोले जाते हैं करने के लिए वो आप खुद करें, ताकि आपका भी कुछ एक तरीके से इंटरेस्ट बने, आपको भी कुछ काम दिया जाए, आप भी करेंगे तो आपको पिछले भी समझ में आएंगे और ये वाले भी समझ में आएंगे। तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है आपका।